यूट्यूब चैनल डियर सन ऑफ चेंज स्टूडेंट। जैसे कि हमने एक्सरसाइज नंबर 14 स्टार्ट की हुई है, तो बेटा अब हमने करना क्या है कि उसके पहले 8 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि पहले ज़रा डिफरेंट थे क्वेश्चन। अब इनमें ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर पहले तो सोल्यूशन तकरीबन वही होगा, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रा थोड़े से मेहनत वाले हैं। तो इसमें हमने बेटा जनरल सोल्यूशन लिखना है। जनरल सोल्यूशन बहुत आसान होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत और समझने की ज़रूरत होती है। तो बेटा हम करते हैं स्टार्ट। अब से जितने भी क्वेश्चन होंगे ज़रा मैं 2 बाय 2 आपका पार्ट मिलेगा। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपके पास जो गिवन इक्वेशन है हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बेटा आपके पास tan है, यहाँ पे सीकेंट किसी एक वेरिएबल के अंदर लेके आए। पहले तो हमने उसी तरीके से वैल्यू फाइंड कर, जैसे लिखा हुआ है फाइंड द सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट हमने फाइंड करना है इक्वेशन का, यानी इसमें जनरल इक्वेशंस के साथ हमने सॉल्यूशन सेट इसको फाइंड करना है। तो अगर बेटा हम इसको क्या करें, चले इस तरह कर लेते हैं √3 tan थीटा, और ये माइनस है इधर ले जाते हैं इक्वल के, तो ये सीकेंड एक्स हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। दोनों तरफ स्केयर ले लें ताकि ये तो खत्म होना, इसके tan के ऊपर स्केयर आ जाए। तो बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड √3 tan थीटा, यहाँ पर आ गया जी सीकेंड एक्स, यहाँ पे भी एक्स इस्तेमाल हुआ है, जो भी वेरिएबल इस्तेमाल होता है यहाँ पर भी फिर एक्स ही वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है। ये जरा इसकी करेक्शन यहाँ पे बेटा कर लें। तो सीकेंड एक्स +1 का होल स्क्वायर इधर भी हमने ले लिया और इधर भी हमने स्क्वायर ले लिया। तो बट बेटा अब हम जब 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, रूट के साथ तो 3 आ जाएगा, tan के ऊपर क्या आ जाएगा, tan का स्क्वायर x। तो यहाँ पर बेटा ये a है और ये b है, तो होल स्क्वायर ओपन कर ले, a + b का होल स्क्वायर पता है ना क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो a का स्क्वायर यानी सीकेंड x का स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 2ab, तो 2a सीकेंड है, b के साथ मल्टीप्लाई करो तो सीकेंड x ही हमारे पास आएगा। क्या आएगा बेटा, हमारे पास सीकेंड x आएगा। ठीक है, सीकेंड x ही लिख दिया। इसी तरीके से बेटा आप tan की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी हमें पता है, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो tan की वैल्यू हमने मालूम करनी है ना, तो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये देखिए tan किसके बराबर आ गया, सीकेंड स्क्वायर -1। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं जी सीकेंड स्क्वायर x -1, और इधर बेटा इन दोनों को भी हम तीनों को इधर ले आते हैं इक्वल में, माइनस सीकेंड स्क्वायर x -1 और इसी तरीके से -2 सीकेंड x। ठीक है, ये हमने 2 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। इसका नाम बेटा इक्वेशन वैसे 1 रख ले, बाद में ये काम आ सकती है। इस यहाँ पे 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सीकेंड स्क्वायर x आ गया, -3 माइनस सीकेंड स्क्वायर x -1 और -2 सीकेंड x इज इक्वल टू 0। अब 3 सीकेंड एक्स स्क्वायर में से एक सीकेंड एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो बेटा 2 बच जाएगा, 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स और -2 सीकेंड एक्स, और हमारे पास बेटा क्या बचता है, माइनस माइनस क्या बन गया बेटा, -1 + -4 इज इक्वल टू 0। तो अब आप बेटा फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी की जा सकती है और यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगाया जा सकता है। तो मैं फैक्टराइजेशन ही करूंगा। पहले 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर आ गया जी सीकेंड स्क्वायर x, -2 बाहर चला गया, सिर्फ सीकेंड x आ जाएगा, और 2 2 = 4 यानी 2 यहाँ पर आ जाएगा। इधर भी 2 पे डिवाइड कर ले, इधर भी ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा जी सीकेंड स्क्वायर x माइनस सीकेंड x और -2 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन का डिटेल से मैंने 10 क्लास में भी सिखाया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जिससे अगर आपने नहीं सीखी हुई तो वहां से बेटा जाके आप सीख सकते हैं। तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, -2 मल्टीप्लाई करें तो -2 आए, ऐड करें तो हमारे पास आना चाहिए ये वाला। तो पहला ही है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2, बड़ी जो यहाँ पर साइन होता है बड़ी रकम के साथ वो लगाते हैं। तो अब ये देखें प्लस माइनस माइनस 2 में से एक निकालें तो -1 भी आ रहा है और -2, मतलब 2 फैक्टर कौन से हैं, -1 और 1, -2 और 1। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, सीकेंड स्क्वायर x -2 सीकेंड x और प्लस सीकेंड x और -2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है जी, इन दोनों में सीकेंड x कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी सीकेंड x, क्योंकि ये 2 है,
-2 और यहाँ पे 1 कॉमन है तो बेटा आ जाएगा सीकेंड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये रफ अमली है। तो यहाँ पर इसमें और इसमें क्या कॉमन है, सीकेंड एक्स माइनस 2, तो सीकेंड एक्स माइनस 2 कॉमन आ गया। तो यहाँ पर बेटा बच गया सीकेंड एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों 0 के बराबर रख लें। तो यहाँ पर बेटा आ गया सीकेंड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर बेटा आ गया जी सीकेंड एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने सीकेंड एक्स की वैल्यू निकल आई जी 2, इसको उल्टाएंगे तो cos उसका उल्टा होता है, तो इसके नीचे 1 है तो उल्टाएंगे तो क्या आ जाएगा, cos का जवाब आ जाएगा 1 और 2। तो यहाँ पर जी सीकेंड एक्स ये आ गया -1, इसको उल्टाने से भी हमारे पास वही आएगा क्योंकि 1 और -1 आपको पता है -1 ही होता है तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो सिंपल निकल आ सकती है जी cos की वैल्यू, cos कितना होता है cos इनवर्स -1, जब आप कैलकुलेटर पे करते हैं तो ये आ जाएगा पाई मतलब 180 डिग्री। एक तो आपके पास आ गया और यहाँ पर आप रेफरेंस एंगल से निकाल लें। cos आपके पास आया हुआ है जी cos x आपके पास है जी 1/2। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं जी रेफरेंस एंगल, ठीक हो गया बेटा। रेफरेंस एंगल लिखना है, रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या है जी, रेफरेंस एंगल x यहाँ पे यूज होता है, x ही लिख लो, x हमारे पास ये नहीं रेफरेंस एंगल किस एंगल पे 1/2 होता है cos। तो बेटा आपको ये पता होगा, ये बहुत डिटेल से हमने पढ़ लिया हुआ है, cos 60 डिग्री पर होता है। यहाँ पर अगर आप लेंगे ना cos 60 तो यहाँ पर भी आ जाता है 1/2 60 डिग्री, या तो हम इसको बेटा लिख सकते हैं क्या π/3। इसी तरीके से अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे लिखेंगे जी cos x इज पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट है जी, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड एंड फोर्थ क्वाड, ठीक है, इस दो क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड यहाँ पे हम बना लेंगे जी फर्स्ट क्वाड, यहाँ पे लिख दें जी इन फर्स्ट क्वाड। तो बेटा इस तरफ हम लिख लेते हैं जी इन फोर्थ क्वाड, ठीक हो गया। तो फर्स्ट क्वाड के अंदर जस्ट रेफरेंस थीटा जो है जस्ट रेफरेंस एंगल होता है, तो रेफरेंस एंगल हमारे पास है जी π/3 यानी 60 डिग्री। और दूसरे में बेटा क्या होता है, इसके अंदर चौथे के अंदर 2π, ये चौथा क्वाड्रेंट ये पहले लिख लिया था क्योंकि आपको पता है पहले से ही मैंने लिखा हुआ है, शुरू से ही पहले क्वेश्चन से ही आपको समझाया था। जिस बच्चों ने ये पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो पहला लेक्चर जरूर देखेंगे, इसको समझने के लिए मैंने बड़ी डिटेल से समझाया। तो यहाँ पे 2π माइनस रेफरेंस एंगल, तो यहाँ पे बेटा लिख देंगे क्या 2π माइनस रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल बेटा हमारे पास क्या है, रेफरेंस एंगल हमारे पास है जी π/3। तो जो ही हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6π माइनस π/3, तो इसका जवाब आ गया जी 5π/3। इसी तरीके से बेटा जब इसको आप चेक जरूर करना है क्योंकि इसके लिए जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए ये तो वही काम था, तो हम रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिखते हैं अगर ये पहला सवाल होते। लेकिन यहाँ पे बेटा हमने लिखना है सोल्यूशन सेट, उसके लिए जनरल वैल्यू की जरूरत पड़ती है, तो इसको चेक जरूर कर लें। कुछ टीचर चेक नहीं करते, डायरेक्ट लिख लेते हैं, वैसे टीचर जरूर करते हैं, स्टूडेंट भी मिस्टेक कर देते हैं। तो बेटा आपने मिस्टेक नहीं करनी, इसको चेक जरूर करना है। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ इन दोनों को, इसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं। इसको जब चेक करेंगे जी मतलब कि थीटा की जो वैल्यू है 60 डिग्री यानी π/3 जो है ये यही लिख लेते हैं, जो π/3 का मतलब क्या है 60 डिग्री या π/3 इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है जी। पुट थीटा की वैल्यू इन इक्वेशन 1 के अंदर रखें तो यहाँ पर आ जाती है √3 tan यानी कि x यहाँ पर यूज हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो आप x लिख लें। tan 60 डिग्री आ गया बेटा, आगे क्या आता है माइनस सीकेंड 60 और -1 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। तो यहाँ पर बेटा अब हमने करना है tan 60 आता कितना है, तो हम करते हैं जी tan 60, तो वो बेटा हमारे पास tan 60 करने से आ रहा है हमारे पास जवाब √3, बाहर √3 है और tan 60 करने से भी √3 आ रहा है, माइनस सीकेंड यानी cos करें ना तो उसको उल्टा देंगे, cos 60 करें तो वो आता है जी 1/2, तो लेकिन हमें चाहिए सीकेंड तो उल्टा आके 2 आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्क्वायर बन गया, स्क्वायर जब बनेगा √3 ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और ये भी माइनस प्लस आपस में 3 इज इक्वल टू, तो ये तो ट्रू है जी, ये तो सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा क्या ये वाला।
इसी तरीके से 5 पाई को इसको चेक कर लेते हैं ये बनता कितना है। तो 5 मल्टीप्लाई 180, इसको डिवाइड कर देंगे जी 3 ये बनता है 300। तो हम चेक करने के लिए हम लिखते हैं जी चेक और पुट करते हैं अब x की जगह, यानी कि यहाँ पर तो वैसे x इस्तेमाल होना चाहिए था क्योंकि हमने रेफरेंस एंगल को जो है ना यहाँ पर x है वेरिएबल इस्तेमाल हुआ था, लेकिन थीटा भी लिखे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं जी x हमारा आना चाहिए जी कितना बेटा लिखा हुआ है 300 आपने पुट करना है जी इन इक्वेशन 1 के अंदर। तो 1 के अंदर पुट करते हैं जी √3 साथ tan 300 माइनस सेकेंड 300 और बेटा आ गया हमारे पास -1 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा कितना बनता है जी tan 300 करें tan 300 बेटा हमने किया तो ये हमारे पास आ रहा है -√3। ठीक है, क्या आ रहा है -√3, यहाँ पे √3 और यहाँ पे हम लिख लेंगे जी -√3। तो यहाँ पर बेटा cos हम लिख लेते हैं जी cos 300 क्या होता है उसको उल्टा देंगे, cos 3 होता है 1 और 2 तो उसको उल्टा दें 2 - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से बेटा हमने क्या करना है कि इसको अब मल्टीप्लाई करें जी -1 ये -√3 का स्क्वायर -3 बन जाएगा, तो ये भी -3 इज इक्वल ये -6 आ गया इधर 0। तो ये बेटा फॉल्स है। अब हमें इस वजह से चेक किया, देखें अब ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा, तो ये क्या है एक्सट्रीनियस रूट है, मतलब कि सोल्यूशन सेट का फॉल्स है, ट्रू नहीं है। तो एक रह गई है वैल्यू, बस ये x को पाई की जगह भी चेक करना है। ये भी समझे x ही यूज हुआ है, ये x ही है, ये भी x है और ये भी हमारे पास x ही है। यहाँ पर आप x इस्तेमाल कर लें, अगर उसने x लिखा हुआ है थीटा दिया तो आप थीटा इस्तेमाल कर लें, ये ऐसे है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ही इसको रेज कर ले तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, हमने लेना तो बस हम इसकी वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैं करता हूँ x की है पाई वैल्यू, उसको भी चेक कर लेते हैं, फिर हम इसका जनरल सोल्यूशन लिखते हैं। तो अब बेटा हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं जी किसको, एक जो हमने चेक करना था पुट x इज इक्वल टू 180 डिग्री जो पाई होता है इन इक्वेशन 1 के अंदर हमने रखनी है √3 tan की जगह आ जाएगा जी 180 डिग्री माइनस सेकेंड 180 डिग्री -1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये जो है tan 180 किया जाए तो tan 180 बेटा हमारे पास आ रहा है जी 0, तो ये तो आ रहा है जी 0 माइनस cos अगर किया जाए cos 180 क्योंकि सेकंड तो होता नहीं तो इसको उल्टाएंगे फिर भी -1 ही आना है इज इक्वल टू 0। तो ये तो आ गया 0, ये माइनस प्लस 1 -1 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 बराबर 0, ये नहीं है ट्रू है। ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगी ये वाली वैल्यू और ये वाली। अब हम इसकी बेटा लिख रहे हैं जनरल वैल्यू। जनरल वैल्यू लिखने से पहले आप लिख लें कि जो पीरियड था, यानी कि चूंकि वैल्यू हमारे हमने cos पर चेक की है ना, दोनों के दोनों, ये भी हमने cos पर चेक किया था और वो भी दोनों के दोनों cos पर थे। तो इसका पीरियड क्या होता है cos का, हम लिख रहे हैं 2 पाई। ये मैंने चैप्टर नंबर 11 के अंदर बड़ी डिटेल से पीरियड समझाया था और पूरा क्वेश्चन चैप्टर हमने एक ही एक्सरसाइज उसकी की थी, बहुत इंपॉर्टेंट, आप जरूर जाके कीजिए। 2 पाई इज द पीरियड ऑफ cos x, यानी कि cos x का जो पीरियड है 2 पाई है। तो इसका जनरल वैल्यू अब लिखने लगा मैं, जनरल वैल्यू पहले लिख लेते हैं फिर इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। जनरल वैल्यू बेटा क्या है, जनरल वैल्यू के अंदर हमने इसका राउंड ऑफ करना है, वो तो हमें पता चल गया हुआ है, बस n के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो जनरल वैल्यू लिखने से बेटा क्या होगा, सबसे पहले किस पे ट्रू है जी, पाई है एक, तो पाई प्लस क्या लिख लेंगे 2n पाई। n जो है वो बिलोंग करता है, मैं छोटा सा लिख देता हूँ, n बिलोंग करता है हमारे पास इंटीजर नंबर को। किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को। n जो बिलोंग करता है वो इंटीजर को करता है। इसी तरीके से दूसरे की और कौन सा आंसर हमारा ट्रू था बेटा, आंसर और एक हमारा ट्रू था ये वाला। तो ये कितनी वैल्यू थी इसकी, π/3। तो ये इसके साथ भी हमने जनरल वैल्यू लिखनी है, तो इसके साथ हमारी आ जाएगी जनरल वैल्यू π/3 प्लस 2n पाई, क्योंकि इसको भी हमने cos से ही देखा था। तो अब हमने इसका क्या करना है, सोल्यूशन सेट लिखना। तो अब बेटा हम इसका क्या करते हैं, सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट में आपने करना बेटा क्या है, सोल्यूशन सेट में आपने इन दोनों को ऐसे ही सिर्फ जस्ट लिख देना है, दरमियान में यूनियन डाल के पाई प्लस 2n पाई। ठीक हो गया बेटा, ब्रैकेट आप लगाएंगे, यूनियन यानी इकट्ठा करके लिखना है। ये जनरल सोल्यूशन होता है π/3
+2n पाई। ठीक है, इसी तरीके से बेटा हमने ये सिर्फ n रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर भी आप रिप्रेजेंट करें इंटीजर को। अब 10वां क्वेश्चन भी करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट